विरोधियों की मदद करके अपने लिए जीत की राह कैसे निकाली जा सकती है, ये रणनीति शायद अमित शाह के अलावा कोई दूसरा जानता नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश की कुछ सीटों को लेकर के अमित शाह ने ये रणनीति बनाई है कि उन सीटों पर बसपा और सपा के प्रत्याशियों पर अटैक न किया जाए, बल्कि उन्हें खुलकर बैटिंग करने दिया जाए। इसका फायदा ये होगा कि इन दोनों ही दलों के प्रत्याशी कांग्रेस का नुकसान करेंगे और उसका फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को। 31 अक्टूबर को ग्वालियर में हुई बैठक में अमित शाह ने ये निर्देश बीजेपी के नेताओं को दिए और अब उसका असर दिखने लगा है। एमपी में 11 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के बागी सपा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 8 पर बीजेपी काबिज है, जबकि 3 पर कांग्रेस काबिज है। अब जानकार कहते हैं कि यदि अमित शाह का फॉर्मूला सफल हुआ तो इन तमाम सीटों पर जीत हार के समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि बसपा और सपा के प्रत्याशी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे। फायदा बीजेपी को होगा। वो 11 सीटें कौन सी है वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। पहली सीट है जतारा, दूसरी सीट चंदला, पवई, देव तालाब, बहोरी बंद, नागौद, पोहरी, हटा, सुमावली, छतरपुर, महाराजपुर। ये तमाम वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी इस वक्त दांव खेल रही है। अमित शाह पूरे प्लान के साथ यहां उतरे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के ही बागी सपा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की 8 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के बागी सपा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कौन कौन सी सीटें हैं? लाहौर, भिंड, सतना, सिंगरौली, श्योपुर, राजनगर, गुन्नौर, आटेर। तो कांग्रेस से बगावत कर 49 नेता चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से 7 को सपा और 5 को बसपा ने टिकट दिया है। एक सीट पर 2 बागी सपा और बसपा से टिकट ला करके कांग्रेस भाजपा के लिए एक चुनौती है। कांग्रेस के एक बागी को आम आदमी पार्टी से भी टिकट मिला है, जबकि 26 निर्दलीय चुनाव इस वक्त मैदान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की जनता को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार भारत आटा लेकर आई है, जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। इस आटे की कीमत 27.5 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। साथ ही इस आटे को 10 किलो और 30 किलो के पैक में उपलब्ध करवाया जाएगा। कर्तव्य पथ पर केंद्रीय भंडार के 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया और अब देश भर के केंद्रीय भंडार में भारत आटा की बिक्री 27.5 रुपए प्रति किलो, चने की दाल 60 रुपए प्रति किलो और प्याज 25 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मंत्री समूह ने अमित शाह जी के नेतृत्व में तय किया कि क्यों ना हम हमारे उपभोक्ताओं को भारत आटा भी उपलब्ध कराएं। और आज मुझे आपके सामने ये फ्लैग ऑफ करने का सौभाग्य मिल रहा है मेरे दोनों सहयोगी मंत्रियों के साथ, माननीय श्री अश्विनी चौबे जी और माननीय निरंजन ज्योति जी के साथ। हम फ्लैग ऑफ करेंगे नई पहल भारत आटा, जिसमें 27.5 रुपए में 27 रुपीज 50 पैसे में हम इसको भारत आटा को देश भर में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराएंगे। देखिए, हम लोग टमाटर के समय से इस काम में लगे हुए थे। टमाटर के दाम पूरे देश में ज़्यादा थे, तो एनसीसीएफ को जिम्मा दिया गया था कि हम लोग कर्नाटका से टमाटर लेके पूरे भारत में उसका वितरण करें। जब 200 रुपये मार्केट का रेट था, तब उसे 80 रुपये में एनसीसीएफ बेच रही थी और जब तक मार्केट का दाम 40 रुपये से कम नहीं हुआ, तब तक एनसीसीएफ इस काम में लगी रही। यही काम हम भारत दाल, जो चना दाल है, मसूर है और इन सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं और प्याज के लिए भी ये काम हम एनसीसीएफ और नेफेड कर रही है और यही चीज़ अब आज हम भारत आटा में हम लोगों ने शुरू किया है। इस वक्त मैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पे मौजूद हूँ, जहाँ पर भारत सरकार के द्वारा आज भारत आटा की बिक्री की शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, साथ में निरंजन ज्योति के हाथों इसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। इस तरह के कई वैन हैं जिसका आज हरी झंडी दिखाकर इनॉग्रेशन किया जाएगा। आपको दिखाऊंगा कि इस वैन में क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले आप देखिए भारत आटा, ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, भारत आटा केंद्रीय भंडार द्वारा ये बिक्री किया जाएगा। नेट वेट 10 kg का ये बैग है। MRP 10 kg का 275 रुपया और पर केजी की बात करें तो 27.5 रुपये पर केजी अगर पड़ेगा ये। इधर भारत दाल है, चना दाल ये है, लेकिन इस पर लोगो लिखा हुआ है भारत दाल। ये MRP 60 रुपया, मतलब 60 रुपये केजी है। प्याज भी है, प्याज कितने रुपये केजी मिलेगा मुझे नहीं पता। प्याज कितने रुपये केजी बेचेंगे? 25। वहीं बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा चेहरा माना जाती है, लेकिन सियासी गलियारों में एक सवाल इस वक्त तैर रहा है कि आखिर बीते 25 दिनों से मायावती उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर
आखिर मायावती उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर कुछ बोल क्यों नहीं रही? आखिर मायावती साइलेंट मोड में क्यों है? इन तमाम सवालों को तलाशते हुए इस खबर की परत दर परत पड़ताल करते हुए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको देखनी चाहिए। यूपी के मुद्दों पर 25 दिनों से मायावती खामोश क्यों? यूपी की किसी भी घटना पर क्यों नहीं बोल रही बहन जी? यूपी को लेकर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट क्यों नहीं? आखिर मायावती साइलेंट मोड में क्यों हैं? बसपा प्रमुख और 4 बार यूपी की सीएम रही मायावती बीते 25 दिनों से बिल्कुल चुप हैं। मायावती यूपी के किसी भी मुद्दे पर ना तो बोल रही हैं, ना ही सोशल मीडिया पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दे रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों मायावती चुप हैं? जिस प्रदेश की वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, वहां की घटनाओं पर ये चुप्पी कई बातों की ओर इशारा कर रही है। बीएसपी से जुड़े सूत्रों की माने तो 5 राज्यों के चुनाव की वजह से मायावती इन दिनों यूपी में कम सक्रिय हैं। लेकिन 5 राज्यों की जिम्मेदारी तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दे रखी है। ऐसे में यूपी में मायावती एक्टिव क्यों नहीं है, आपको उसके पीछे की वजहों के बारे में बताते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर मायावती का ध्यान। नवंबर में चुनावी राज्यों में मायावती की 20 रैलियां। चुनावी राज्यों में गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं। 2024 के लिए नए नए विकल्पों पर बहन जी का ध्यान। एनडीए और इंडिया से मायावती ने बना रखी है दूरी। 11 अक्टूबर को मायावती ने एक्स पर आखिरी बार पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में रामगोपाल यादव से मुलाकात का किया खंडन। कांग्रेस और सपा के आपसी टकराव पर बसपा की नजर। यूपी में एक नए गठबंधन की उम्मीद में है मायावती। 2024 के लिए प्रत्याशियों के चयन पर बहन जी का फोकस। 3 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो सकती है मायावती। 2012 के बाद से यूपी में लगातार गिरा बसपा का ग्राफ। 2022 में बड़ी संख्या में दलित वोट बीजेपी के साथ गया। फिलहाल यूपी में संगठन को मजबूत करने में जुटी है मायावती। अक्टूबर में मायावती कोर कमेटी की बैठक कर चुकी हैं। 80 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों से मांगे गए आवेदन। कोऑर्डिनेटर से फोन पर खुद बात कर रही बहन जी। मायावती भले ही 25 दिनों से कोई स्टेटमेंट ना दे रही हो, लेकिन दावा है कि अंदर अंदर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। संभावित प्रत्याशियों से मायावती खुद मुलाकात कर रही हैं। संगठन की मजबूती के लिए कोऑर्डिनेटर से बात कर रही हैं और 5 राज्यों के परिणाम आने के बाद वो पूरी तरह से यूपी में एक्टिव हो सकती हैं। इधर मायावती को यह भी उम्मीद है कि यूपी में सपा और कांग्रेस में अगर दूरियां आई तो इसका फायदा बीएसपी को मिलेगा, क्योंकि अखिलेश और मायावती दोनों ही एक दूसरे के साथ गठबंधन को लेकर बहुत सहमत नजर नहीं आते। लेकिन कांग्रेस दोनों को इंडिया का हिस्सा बनाए जाने की कोशिश कर रही है। बात अगर बीते 4 लोकसभा चुनाव की करें तो 2004 में यूपी की 80 में से बसपा को 19 सीटों पर जीत मिली। 2009 में आंकड़ा 20 तक पहुंचा। 2014 में हालांकि बसपा का खाता भी नहीं खुला यूपी में, 0 सीटों तक सिमट गई बसपा। और 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके 38 सीटों पर चुनाव लड़ा बसपा ने, 10 सीटों पर जीत मिली। लोकसभा के साथ अगर यूपी के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती की पार्टी आज एक विधायक पर सिमट गई है। 2007 में 206 सीटों पर जीत के साथ मायावती उत्तर प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। हालांकि 2012 में 80 सीटों पर बीएसपी को जीत मिली। यूपी में मुख्य विपक्षी दल बना बसपा। 2017 में 19 सीटों पर जीत। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। हालांकि वोट प्रतिशत 12.81% था। बसपा के प्रदर्शन का ग्राफ लगातार गिरा, लेकिन मायावती को लगता है कि दलित और मुस्लिमों के सहारे वो यूपी में मजबूत हैं। मायावती ने ऐलान कर रखा है कि वो ना तो एनडीए के साथ जाएंगी और ना ही इंडिया के साथ अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती हैं कि इन दोनों गठबंधन को टक्कर देने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी और शायद इसीलिए मायावती फिलहाल चुप रहकर राजनीतिक हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी संभावना के लिए सभी विकल्पों को खुला रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।